हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट तक हमने ये देखा था किस तरह से फरवरी के रेवोल्यूशन हुई थी और उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए थे और व्लादिमीर लेनिन ने अपना प्रोग्राम जो है अप्रैल थीसिस लोगों के सामने रख दिया था। अब देखते हैं अक्टूबर का रेवोल्यूशन कैसे हुआ और उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। जो मेन रेवोल्यूशन है वो अक्टूबर का ही रेवोल्यूशन है, अक्टूबर 1917। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि है क्या कि जो रशियंस हैं वो उनका जो फरवरी रेवोल्यूशन है वो 12 मार्च को मनाते हैं और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो 7 नवंबर को मनाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि फरवरी रेवोल्यूशन है तो फरवरी में होना चाहिए और अक्टूबर रेवोल्यूशन अक्टूबर में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि इनका ये जो रेवोल्यूशन है वो अलग मंथ में होता है। तो उसकी वजह यह है कि जिस समय यह रेवोल्यूशन हुआ उस समय जो रशियंस थे वो पुराने कैलेंडर को फॉलो करते थे, जूलियन कैलेंडर को, जो कि 1 फरवरी 1918 तक चला। अभी जूलियन कैलेंडर क्या था, जैसे आप देखोगे इंडिया में जो बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, विक्रम संवत, शक संवत, फिर हिजरी संवत, बांग्ला संवत, ऐसे ऐसे 50 कैलेंडर इंडिया में हैं। ऐसे ही यूरोप में पहले जूलियन कैलेंडर चलता था जिसको बाद में जो है पोप ग्रेगरी ने चेंज करवा दिया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ होने लगा। बट रशिया में 1918 तक जो है पुराना जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था। तो जो इंसिडेंट हुए वो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और अक्टूबर में हुए। बाद में 18 में जब कैलेंडर चेंज हो गया और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 13 डेज़ आगे चलता है। यही वजह थी कि इनका जो फरवरी रेवोल्यूशन है नए कैलेंडर के हिसाब से वो मार्च में पहुंच गया 12 मार्च को, और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ करके 7 नवंबर को पहुंच गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि जो रशियंस हैं वो फरवरी रेवोल्यूशन मार्च में और अक्टूबर रेवोल्यूशन नवंबर में क्यों मनाते हैं। तो उसकी वजह ये कैलेंडर का ही गणित है कि वो पुराना कैलेंडर यूज़ करते हैं, जूलियन कैलेंडर। बाद में जो है जब ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ हुआ तो उसके कारण डेट आगे खिसक गई। ठीक है, अब आते हैं वापस चैप्टर पे। रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो जैसा कि बता दिया गया था कि केरेंस्की की सरकार बन चुकी है, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी की, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वार ख़त्म नहीं हुआ। जो किसान थे उनकी कंडीशन वैसे ही थी, उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, वर्कर्स की मांगें पूरी नहीं हुई। तो इस चीज़ ने लेनिन को एक बड़ा एडवांटेज दिया। लेनिन ने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। उसने ये कहा कि आप हमें पावर में लाओ और हम जो है अपनी प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। साफ साफ अप्रैल थीसिस थी, 3 थी, आपको याद होगा। उसने कहा बैंक और इंडस्ट्री, बैंक को नेशनलाइज कीजिए, दूसरा जो है वार को ख़त्म कीजिए और लैंड टू द पीजेंट, लैंड जो है पीजेंट्स को दे दीजिए। इन बातों ने लेनिन के बोल्शेविक पार्टीज़ को की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और हालत ये हो गई कि आर्मी, सोवियट्स, जो यूनियंस थे, फैक्ट्रीज़, हर जगह के लोग जो है एक साथ आ गए और सारे लोग इसको खुल करके सपोर्ट करने लगे। फाइनली 16 अक्टूबर 1917 इस दिन ये डिसाइड हुआ, पेट्रोग्राड उस समय जो यही कैपिटल थी, उसको वहाँ पर ये मीटिंग ने फाइनल कर दिया कि हम लोग जो है हमारी जो बोल्शेविक पार्टी है ये जो है पावर को सीज़ करेगी। इट मीन्स कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से टेक ओवर करने वाली है। इमीडिएट मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई। उनको पता था कि जो है आसानी से तो पावर का ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो हमको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने जो है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई और उसके हेड थे लियो ट्राटस्की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लियो ट्राटस्की, और जो है डेट को उन्होंने सीक्रेट रखा। 24 अक्टूबर होते होते जो है प्रॉब्लम्स अपना इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की था उसको ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने इमीडिएट जो है आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि जो है इन सारे सिचुएशन को कंट्रोल करो, और ख़ुद गायब हो गया। अब एक तरह का सिविल वार की कंडीशन हो जाती है। आर्मी में कुछ लोग हैं, खासकर जो लोअर सेक्शन है, जो निचले लेवल के अधिकारी हैं, वो बोल्शेविकों के साथ हैं, और जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो मेनशेविक, जो केरेंस्की की पार्टी है वो है मेनशेविक, ठीक है, वो सरकार के साथ हैं। एडिशनली कुछ ऐसे हैं जो जार के सपोर्टर हैं। तो इस तरह से एक सिविल वार सा छिड़ जाता है। स्टार्टिंग दौर में जो आर्मी के लोग थे, जो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविकों के जो न्यूज़पेपर थे उस पर कब्जा किया। उन्होंने जो है टेलीग्राफ और जो है
विंटर पैलेस उसको जो है अपने सेफ्टी में ले लिया। दूसरी ओर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी के सपोर्ट में जो लोग थे उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर दिया कि सारे भी गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट सबको अपने कब्जे में ले लो और सारे मंत्रियों को जेल में डाल दो। हालत ये हो गई कि जो नेवी है खुल करके बोल्शेविकों के साथ में आ गई और जो शिप और अरोरा उसने जो है विंटर पैलेस जो जार का जो पैलेस था उस पर सीधा बमबारी करनी शुरू कर दी। दूसरे जो वेसल्स थे, दूसरे जो छोटे छोटे जहाज़ थे वो नेवा नदी में आ गए और आकर के सारे जो मिलिट्री जोन्स थे उन सबको टेक ओवर कर लिया। इस तरह से हालत ये हो गई कि पूरे शहर पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया और जो है मजबूरी हो गई। सीधी सी बात है, किसी भी जो है राजा या शासक उसकी पावर जो है आर्मी पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो आर्मी से ही कंट्रोल करेंगे। हालत ये हुई कि सारी आर्मी जो है आखिरी तक आते आते अब बोल्शेविकों के कंट्रोल में आ गई। फाइनली सबने सरेंडर कर दिया। करेंस्की वो तो पहले ही छोड़ चुका था, दूसरी ओर जो है ज़ार उसका कोई वैल्यू था नहीं, तो ले दे करके पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में आ गई बोल्शेविकों के। फाइनली ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड की मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है ये कहा गया कि बाकी शहरों को भी पूरी तरह से कब्जा कर लो और धीरे धीरे जो है सारा एरिया उनके कब्जे में आते चला गया। अब अक्टूबर के बाद क्या होता है? अक्टूबर के बाद आप जो बोल्शेविक्स थे वो साफ साफ कहते थे कि हमें देश में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ कम्युनिटी का होगा। तो जैसे ही ये पावर में आते हैं वैसे ही उन्होंने अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सबसे पहला जो स्टेप्स था वो था इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देश भर में कोई भी जो है प्राइवेट बैंक या प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने सबका जो है मालिकाना हक अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, सारे इंडस्ट्री सारे बैंक, जो इनका पहला प्रॉमिस था, इमीडिएट फुलफिल किया। दूसरी चीज़, जो भी लैंड्स थे उसको जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और जो भी किसान थे उनको फ्री छोड़ दिया, जाओ जो भी लैंडलॉर्ड है उसकी ज़मीनें छीन लो। किसान सारे खुश हो गए और हर जगह जो है ज़मींदारों को बेदखल कर दिया गया। इसके बाद जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पैलेसेस थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के घर थे, जो एलिट क्लास के पैलेसेस थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, वो सारा जो है उन्होंने देखा कि जिसको भी ज़रूरत है ले जाओ। जो भी बड़े बड़े फैमिली होल्डर्स थे, जो गरीब लोग जिनकी फैमिली बहुत बड़ी बड़ी थी, उनको ये पैलेसेस दे दिए गए, ले जाओ इसमें रहो। तो सीधी सी बात है, जब इस तरह से आप सोचो, सड़क पर जो गरीब लोग हैं उनको अचानक से बोलो कि शहर की जो सबसे शानदार हवेली है वो आपको मिल जाएगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बोल दो कि आप उनके मालिक बन जाओगे, तो नेचुरली जो उनके पीछे सपोर्ट बहुत ज़्यादा आएगा। यही वजह थी कि जो बोल्शेविक्स थे उनके पीछे सपोर्ट जो है जैसे जैसे वो स्टेप्स लेते जा रहे हैं लोगों का सपोर्ट उनका बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो है पुरानी जो भी टाइटल्स थी एरिस्टोक्रेसी के, सर मैडम, हालांकि रशिया में दूसरे नाम से थे, तो जो बड़े बड़े टाइटल्स थे उस सारे टाइटल्स को बैन कर दिया, कहा कि इस तरह के कोई टाइटल नहीं चाहिए। लोगों को चेंजेज महसूस हो, इमीडिएट उन्होंने आर्मी और ऑफिसर्स के ड्रेस जो है रीडिज़ाइन करवाए, कहे कि नहीं ये डिज़ाइन नहीं चलेगा, अब हम जो है लोगों को लगना चाहिए कि ये एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी है। याद रखिए फ्रांस में भी यही हुआ था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब सब जो है सोवियत और इक्वालिटी वाले सोसाइटी है, तो हम जो है नए तरह का ड्रेस यूज़ करेंगे। इसी तरह से 1918 में एक क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके बाद एक अलग तरह का जो है हैट उन्होंने डिज़ाइन किया, बुंदेनोव का। आप देखोगे इस आदमी की जो हैट आपको दिख रही है, यही वो स्पेशल हैट थी जो उन्होंने डिज़ाइन करके जो है कंपटीशन में जीती गई थी। मुझे तो बड़ा कार्टून सा लग रहा है, बट खैर उस दौर में रशियंस को शायद पसंद आया होगा। तो खैर आगे चलते हैं। बोल्शेविक, देखो लाइन से उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। इसके बाद जो है उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। ठीक है, नहीं, इसके बाद उन्होंने इलेक्शंस कराए। अब होता क्या है कि इलेक्शन में उनको सपोर्ट नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि जब जनता इतने इनके फेवर में चल रही थी तो सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? वजह क्या थी कि उसमें वोटिंग राइट बड़ा लिमिटेड था, सबको वोटिंग देने का राइट था नहीं, स्पेशली जो रिच और एलिट्स थे वही वोट देने के राइट रखते थे। तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में जब वोटिंग कराओगे तो रिच लोग इनको क्यों पसंद करेंगे, जिनकी बिल्डिंग छीनी जा रही है, जिनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, जिनकी फैक्ट्री छीनी जा रही है। तो होता क्या है, इलेक्शन में ये चुनाव इनको जो है मेजॉरिटी मिलती नहीं है, कुछ गिनती की सीटें मिलती है। तो इन्होंने कहा कि साहब जो है ऐसी असेंबली हमको नहीं चाहिए। असेंबली ने इनके सारे प्लान्स को भी फेल कर दिया। उसने कहा कि नहीं, जो बाकी सारी जो तुम्हारे प्रपोजल्स हैं वो सारे बेकार हैं, नहीं चलेंगे। तो इस बात से लेनिन नाराज़ होता है और उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, कहा साहब ऐसा कोई जो असेंबली हमको इस ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए?
बैंक को नेशनलाइज़ किया, लैंड को जो है रीडिवाइड किया, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी उसको जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद पार्टी का नाम चेंज कर दिया, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसके बाद उसने कहा कि जो है आप फिर से इलेक्शन करवाए, और अब की बार ये कहा कि जो है रशिया में सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। याद रखिए जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। उसकी वजह यही है कि हम कभी चुनाव हारे नहीं, इसलिए सरकार हमारी ही रहेगी। उसने कहा कि देश में सिंगल पार्टी सिस्टम रहेगा और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इसीलिए जो है हमारी खुद की ही पार्टी रहेगी और हम ही सरकार चलाएंगे। इसके बाद मार्च 1918 इसमें जो है इन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की और वार से ये हट गए। साफ साफ कहा कि साहब हमको लड़ाई नहीं लड़नी है। हालांकि जर्मनी ने बहुत गंदे टर्म्स एंड क्लॉजेस लगाए थे, बहुत सारी ज़मीनें इनके छीन ली थी, बहुत ज़्यादा इनका नुकसान किया था, लेकिन फिर भी अब लेनिन को साफ साफ समझ में आ रहा था कि जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होगा तब तक हम देश को संभाल नहीं पाएंगे। और सारे लोग युद्ध से नाराज़ हैं, तो कई सारे जो इनके मेंबर्स थे, पार्टी के मेंबर्स थे, या फिर जो दूसरे जो पार्लियामेंट्री के लोग थे, वो लोग इनसे बहुत नाराज़ हुए लेनिन से। कहे साहब कि इतनी गंदी शर्तों पे हमको समझौता नहीं करना है। बावजूद इसके लेनिन ने साफ साफ समझौता किया। ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी है, कब हुई है? मार्च 1918 में। किसके साथ हुई है? जर्मनी के साथ। क्यों हुई? तो वर्ल्ड वार से जो है रशिया को वापस लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद वही इलेक्शन होते हैं और एक ही पार्टी का सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब था क्या कि देश भर में जो इनकी पॉलिसीज़ थी उसका विरोध होना शुरू होता है। सीधी सी बात है, जिस जमींदार की आप ज़मीन छीनोगे, जिस फैक्ट्री ओनर की आप प्रॉपर्टी छीनोगे, वो खुश तो होगा नहीं। तो वो लोग जो है इनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी रचना शुरू करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए उसने सीक्रेट पुलिस बनाई। उसके भी नाम समय के साथ चेंज होते रहे। पहले नाम रखा चेकअप फर्स्ट, फिर उसके बाद OGPO, लंबे लंबे नाम है, NKVD। तो इनका काम ही यही था कि पब्लिक में जा करके पता लगाना कि कौन सारे लोग जो हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन सारे लोग को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था या उनको जो है मार डाला जाता था। इस तरह से उन्होंने जो एक ज़बरदस्त सेंसरशिप लॉन्च की, जिसमें हर चीज़ पर कड़ी निगरानी रखी गई। अब दो अलग अलग व्यू हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का जो रूरल इलाकों पे क्या असर होता है। तो एक साहब हैं फेदोर बेलोव, रशियन नाम है, थोड़े अजीब से होते हैं, हमारे लिए मुश्किल होते हैं, बट खैर थोड़ा सा जान लो। बेसिकली आपको दो ही बड़े नाम याद रखने, व्लादिमीर लेनिन, शॉर्ट में लेनिन भी कह दोगे चलेगा, और दूसरा स्टालिन। बाकी सारे नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्पज से। तो उसने कहा कि जो पहली रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन की न्यूज़ आती है, वैसे ही गांव भर के लोग जो है काफ़ी जोश में आ जाते हैं और उन्होंने इसका वेलकम करना शुरू किया। किसानों के लिए इसका मतलब ये था कि जो है उनको फ्री में ज़मीनें मिलेगी और युद्ध ख़त्म हो जाएगा। युद्ध से उनका इंटरेस्ट क्या था कि उनको फोर्सफुली पकड़ के ले जा रहे थे, तो एटलीस्ट जो उनके घर के जो मेल थे जो वार के लिए गए थे वो सारे घर वापस आ जाएंगे। जैसे ही जो है गांव में न्यूज़ पहुंचती है, वैसे ही लोगों ने जो लैंडलॉर्ड्स थे उसके मैनर हाउस, उनका जो पूरा का पूरा जो क्या बोलोगे, उनका जो प्रॉपर्टी थी उसको जो उठा करके छीन लिया। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास एक बड़ा सा घर होता था, उसके अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री चलती रहती थी, तो उसके मैनर हाउस को लूट लिया गया। उसके जो जानवर थे उस सबको जो है लोगों में बांट दिया गया। उसके जो बड़े बड़े जो गार्डन्स थे उन सबको काट करके सारा फल और लकड़ियाँ जो है लोगों को बेच दी गई। उसकी जो भी बिल्डिंग थी सबको तोड़ दिया गया और जो है जो उसकी ज़मीनें थी वो लोगों में बांट दिया गया। और जो लोग थे वो जो है नई सोवियत लाइफ जीने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पर सबको इक्वालिटी हो, सबकी लाइफ एक जैसी हो। तो यहाँ जो है पहला पैराग्राफ हमको दिख रहा है कि गांव के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड को पनिश किया गया है और जो है उनको ढेर सारी जो है प्रॉपर्टी मिली है, जानवर मिले हैं, खेत मिले हैं, तो लोग बड़े खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरा एंगल है जिसमें एक लैंडलॉर्ड का व्यू बताया गया। द कॉप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइट पीसफुली। जो उसकी बिल्डिंग पर कब्जा था वो बड़े शांतपूर्ण तरीके से हुआ। जो पहले जो स्टार्टिंग के दिन थे बड़े अनबियरेबल थे। जो मिखाइलोविच जो लैंड ओनर था वो बड़ा शांत था, उनकी बेटियां भी शांत ही रही थी। ये उनका जो स्टाफ है ये उसका स्टेटमेंट है। उस मैंने जो है जो चेयरमैन गांव का जो मुखिया था उसको बोला कि आपको जो है अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ के लैंडलॉर्ड रहे हैं, आपको पोलाइट तरीके से बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुने। उन्होंने हमारे पास सिर्फ 2 गाय और 2 घोड़े छोड़े।
हमारे नौकरों ने कहा उनसे कि हमें परेशान मत कीजिए, हमें ज़िंदा रहने दीजिए और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लाइफ को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। हम बस एक ह्यूमैनिटी वाला ट्रीटमेंट चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। एटलीस्ट हमारे साथ ह्यूमन जैसा बिहेव कीजिए। कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही है कि कुछ लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हमको वापस दिला देंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम यह कब होगा, यह मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें वापस मिल जाएं। तो एक और जो एलीट क्लास है वो बहुत दुखी है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, लैंड छीने जा रहे हैं। दूसरी ओर जो है जो लोअर सेक्शन में बहुत खुश है, उनको जो है काफ़ी सारी ज़मीनें, प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, द सिविल वार। इसके पहले जो है एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, 2 रेवोल्यूशन हुए थे, फेब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन में क्या था? तो फरवरी रेवोल्यूशन जो है ज़ार के ख़िलाफ़ था। ठीक है, ये फेब का हो गया, फरवरी, और यहाँ कर देते हैं अक्टूबर। फरवरी रेवोल्यूशन जो है जार के खिलाफ है और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है पीएम के खिलाफ है। ठीक है, फरवरी रेवोल्यूशन का लीडर कौन है? तो इसका लीडर है केरेंस्की। ठीक है, सॉरी इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है। फरवरी रेवोल्यूशन का जो लीडर है केरेंस्की। ठीक है, एक काम करो, इस चीज़ जो कंपैरिजन है ना इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल जो आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका एक सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही जो है अब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, अक्टूबर 17 के बाद जो है जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, तो जो आर्मी है, जो सोसाइटी है, जो पुलिस है, लोगों की 3 कैटेगरी बन जाती है। 3 कैटेगरी। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन थी? एक तरह से एक ही कंट्री में 3 मिनी आर्मी बन जाती है, चूँकि एक सिविल वार की कंडीशन है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो 3 तरह की आर्मी बन जाती है। रेड, ठीक है, दूसरा ग्रीन और तीसरा वाइट। अब इन तीनों में कौन कौन थे? रेड बोल्शेविक थे। ठीक है, बोल्शेविक किसके? लेनिन के। ठीक, लेनिन के जो सपोर्टर थे। ग्रीन किसका है? तो ग्रीन केरेंस्की का है। केरेंस्की कौन? पुराना जो पीएम है। ठीक है, और ये जो है फरवरी रेवोल्यूशन है। वाइट किसके हैं? तो ये जार के हैं। ठीक है, तो चूँकि जार के लोग भी कोशिश कर रहे थे कि पुरानी राजशाही वापस आ जाए, तो कुल मिलाकर के 3 आर्मी बनती है। बोल्शेविकों के सपोर्ट में रेड आर्मी बनती है। ठीक है, जो केरेंस्की के लोग थे, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिनके जो सपोर्टर थे बेसिकली जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, मिडिल क्लास था, तो उनकी पार्टी हो जाती है ग्रीन, और जो जार और उसके सपोर्टर थे एलिट क्लास वाले, वो हो जाते हैं वाइट। तो ये तीनों ही सोसाइटी जो है आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर जाती है, और जो है जो देश है वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। ठीक है, और लगभग 2-2.5 साल ये लड़ाई चलती है। और होता ही ये है कि सिर्फ यही लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बैकग्राउंड में फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज़ भी इन लोगों को हेल्प करना शुरू कर देती है। क्यों? देखो, फ्रेंच क्यों आए और ब्रिटिश क्यों आए? इनको दिखा यार यहाँ तो इन लोगों ने राजा को ऐसे ही उठा के फेंक दिया, तो राजा नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, और इन फ्यूचर कहीं हमारे राजा के खिलाफ भी विद्रोह हो जाए। ये लोग इसलिए जापान और अमेरिका और जापान लोगों का मेन इंटरेस्ट क्या था, या एक खैर वैसे सारे कॉमन इंटरेस्ट सभी के लिए थे कि सबसे बड़ा इन्होंने काम क्या किया कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, ऊपर से जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के मालिकों की जो है सारे इंडस्ट्री छीन लिए गए। तो इनको लगा कि अगर यहाँ पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है तो इन फ्यूचर हमारे यहाँ भी होगा और हमारी भी प्रॉपर्टी, लैंड और जो है रिसोर्सेज छीन लिए जाएंगे। तो बेहतर है इस प्रॉब्लम को रशिया में ही कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज़ ये जो रशियन रेवोल्यूशन है सिर्फ रशिया में ही नहीं रहेगा, ये बाकी कंट्रीज़ में भी आ जाएगा। इसीलिए फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज़ फोर्सेस जो है ये भी जो है इस रशियन लड़ाई में घुस जाती हैं, और उन्होंने ज़ार और जो है केरेंस्की को सपोर्ट करना शुरू किया। अब इसका असर क्या होता है? जैसे ही उनका सपोर्ट बढ़ता है तो जैसे ही उनका सपोर्ट आना शुरू होता है, वैसे ही जो जार के सपोर्टर थे और केरेंस्की के सपोर्टर थे, उन्होंने किसानों पर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू किया, किसानों और वर्कर्स पे। इससे क्या हुआ, लोगों की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ी और धीरे धीरे बोल्शेविकों का जो प्रभाव था वो और बढ़ता चला गया। फाइनली 1920 जनवरी तक आते आते बोल्शेविक्स जो है पूरी तरह से जो है रशिया पर कब्जा कर चुके थे, और बाकी दोनों समूहों को, जो ग्रीन पार्टी थी केरेंस्की की और जो है
जो सॉरी वाइट पार्टी थी, वाइट जो आर्मी थी जार की, दोनों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, दोनों को ख़त्म करने के बाद अच्छा इस मूवमेंट में उनको कुछ नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ का भी जो है हेल्प मिला। अब ये नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ क्या है, आप देखोगे, आपको जैसा बताया था कि उस दौर का रशिया आज के रशिया जैसा नहीं था, वो आज से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो उसमें जो है कई छोटे छोटे दूसरे कंट्रीज़ भी थे जो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो इन्होंने उनकी भी हेल्प ली। और कई सारे जो मुस्लिम टेररिस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो कि रशियन राजाओं के खिलाफ लड़ते रहते थे, इन्होंने उसकी भी हेल्प ली। कहा कि जो है जैसे ही ये लड़ाई ख़त्म होगी हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो इन लोगों की हेल्प से पूरे एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। बट जैसे ही पूरे इलाके पर कब्जा हुआ, वैसे ही बोल्शेविक जो है उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्या किया, पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो भी लोग, जो भी नेशनलिस्ट थे, जो कि जिनको ये लग रहा था कि हमको आज़ादी मिलेगी, इन्होंने उन सारे नेशनलिस्ट को दबा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आज़ादी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने भी जो है सोशलिज़म का विरोध किया, उन सारे लोगों को इन्होंने मार डालना शुरू किया। हालांकि उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, रशिया को एक पूरा कॉन्फेडरेशन बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। उन्होंने कहा कि रशिया के भीतर लगभग 11 या 12 थे, 12 जो है छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे। ठीक है, हर एक के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का फ्लैग था और जो है खुद की पावर थी ऑन द पेपर। बट एक्चुअल में था क्या कि कहने को उनको ऑटोनॉमी दिया गया था। ऑटोनॉमी का मतलब खुद के हिसाब से रूल करने की पावर। जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट से, जैसे कि यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया और दूसरे रोमानिया हो गया, इन सारे जो स्टेट्स है इनको ऑटोनॉमी तो दिया था, बट होता क्या था, उनकी सरकारों को स्ट्रिक्टली जो मॉस्को से जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना था। उसके खिलाफ कुछ भी किया तो ये लोग उनको जो है उठा के डिस्प्लेस करते या मार डालते थे। तो इस तरह से कहने को ऑटोनॉमी जो थी, लेकिन एक्चुअल में कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। अब जो है सीधा जो है मॉस्को का कंट्रोल उनके एरिया पर हो गया था। इसी तरह से जो बोल्शेविक्स थे वो बिल्कुल भी जो है नोमैडिज़म, लोगों के मूवमेंट को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे लोग एक जगह फिक्स होकर के रहें, बार बार इधर उधर घूमेंगे तो ये शायद हमारे लिए सही नहीं है। इसी तरह से एक व्यू आता है सेंट्रल एशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन को कैसे देखा गया। तो एक साहब थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इंडियन आदमी हैं, इंडियन रेवोल्यूशनरी रहे थे, ए फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड अ प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, चाइना एंड यूरोप। अब आप कहोगे यार ये क्या जो है खिचड़ी है कि बंदा रशिया में बैठा हुआ है, मैक्सिको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये कम्युनिस्ट पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है और लीडर है इंडिया, चाइना, यूरोप का। एक्चुअल में जो सोवियत्स थे उनका जो है नेशनैलिटी में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो एक इंटरनेशनल सिटीजनशिप की बात करते थे। उनका कहना ये था कि जो भी सोवियत है, जो भी कम्युनिस्ट है, उनका कोई देश नहीं होता, वो एक ग्लोबल सिटीजन होता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, दुनिया भर में उनकी प्रॉब्लम सेम है। तो मानवेंद्र नाथ राय इंडिया से ही गए थे, बाद में उनको ड्यूटी दी गई कि आप मैक्सिको में जाके कम्युनिस्ट पार्टी की इस्टेब्लिश कीजिए, और वो दुनिया के अलग अलग कंट्री में जा करके कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी कारण ये इनका जो है अलग अलग तरह से इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो उनका एक रिव्यू है कि सेंट्रल एशिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो उनका कहना ये था कि जो कैप्टन था वो एक बूढ़ा आदमी था और उसका अटेंडेंट जो है वो काफ़ी यंग था और वो जो है रशियन बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने जो है रेवोल्यूशन के बारे में सुना, उन्होंने जो है जार के जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया, और जो पुराना जनरल था जिसने कि किर्गिस्तान पर कब्जा किया था उसको उठा करके बाहर निकाल दिया। और अब जो है जो किर्गिज़ लोग थे, किर्गिस्तान के जो लोग हैं, वो अपने देश के खुद से मालिक थे, और उन्होंने जो है ज़ोर से चिल्लाया, नारा लगाया, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। हर कोई बोल्शेविक बनने को तैयार था और सारे किर्गिज़ जो है वो खुद को जन्मजात बोल्शेविक समझने लगे। ये इनकी सोच है। मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट थिंकर हैं। दूसरी ओर एक दूसरा व्यू आता है जो कि एक कज़ाक लीडर का है। कज़ाक कौन? कजाकिस्तान के लोग। अगेन देखो, किर्गिस्तान का कि ये भी नहीं है और किर्गिस्तान के वो भी नहीं है, ये कजाकिस्तान का एक लीडर है। उनका क्या कहना है? कहा किर्गिज़ लोगों ने पहले रेवोल्यूशन को, जो फरवरी रेवोल्यूशन था, उसका काफ़ी स्वागत किया था,
लेकिन जब दूसरा रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो उनके मन में डर समा गया। पहले रेवोल्यूशन ने उनको फ्रीडम दी थी जार के जो है जार के कंट्रोल से, लेकिन जैसे ही, और उनको ऑटोनॉमी दी थी, लेकिन जैसे ही जो है सेकेंड रेवोल्यूशन होता है तो उनके आसपास जो है वायलेंस, टैक्सेस, बंधन, डिक्टेटरशिप फिर से बढ़ गया, और इस तरह से वो एक तरह से जार के तानाशाही से निकल करके एक दूसरे तरह के तानाशाही में बंध गए। तो एक ही जो है घटना पर, मतलब किर्गिस्तान पर रशियन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके दो व्यूज़ हैं। अब सवाल ये है कि व्यू किसका सही है, मानवेंद्र नाथ रॉय का या फिर जो है इस कजाक लीडर का। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं साहब, सिक्के में तो हेड ही होता है, अगला कहेगा टेल होता है। सवाल यह है कि जो हेड बोल रहा है वो सही है या टेल बोल रहा है वो सही है। रियलिटी ये है कि व्यूज़ दोनों सही हैं। होता क्या है कि हम किससे मिलते हैं, जैसे क्या होता है, एक पुरानी कहानी है कि आप एक हाथी से मिले, ठीक है, 5 अंधे एक हाथी से मिले, तो कुछ ने उसकी सूंड पकड़ी, कहा हाथी तो एक सांप की तरह होता है, कुछ ने जो है क्या उसकी पूंछ पकड़ी, कहा ये तो रस्सी की तरह होता है, कुछ ने उसके पैर पकड़े तो उसने बोला नहीं ये तो पिलर की तरह है, कुछ ने उसका पेट पकड़ा, बोला नहीं यार ये तो बड़ा सा गद्दीदार जो है रुई जैसा है। तो वही कहानी है कि था क्या कि मानवेंद्र नाथ रॉय जिन लोगों से मिलते हैं उनको दिखता है कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उनको लगता है कि जो किर्गिज़ लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं और रशियन रेवोल्यूशन उनके लिए बड़े फ़ायदे का रहा है। दूसरी ओर ये जो कजाक लीडर जिससे मिलता है उनको वो जो है शायद एलिट क्लास के लोग रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी छीनी गई होगी, इसलिए वो बड़े नाराज़ रहे होंगे। तो सोसाइटी में कभी भी जब चेंज होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, कुछ लोगों के लिए, सॉरी। तो हमें जो है चीज़ों को एक बैलेंस वे में देखना चाहिए, ना कि सिंगल अप्रोच अपनाना चाहिए। यही जो है अच्छी ज़िंदगी जीने का सही तरीका है। खैर, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सिविल वार के दौरान उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर ही दिया गया था, लैंड को जो है उन्होंने सोशलाइज कर दिया, सारे लैंड्स को छीन करके लोगों में रीडिवाइड कर दिया, कहा कि जो है अब आप मिल करके काम खेती करो, ठीक है। इसके बाद दो काम हो गए, फर्स्ट इंडस्ट्रीज़ बैंक को नेशनलाइज किया, लैंड को जो है उन्होंने सोशलाइज कर दिया, कलेक्टिव कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्ट की। इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो काम करता था, अब तो खैर उसको चेंज कर दिया। तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्ट किया कि नेशनल लेवल पे 5 ईयर प्लान्स बनाए। अब इंडिया में नहीं बनते, इंडिया में इन्हीं से इंस्पायर होकर किया था कि 5 साल के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ खास टारगेट रखे गए कि अगले 5 साल में हमको ये निश्चित तौर पे काम करने हैं। मतलब किसी साल जो है उन्होंने इंडस्ट्री को उठा लिया, किसी बार उन्होंने एनर्जी को उठा लिया, तो इस तरह से उन्होंने प्लान बनाया। और इसमें जो है गवर्नमेंट अपनी सारी पावर, ताकत, एनर्जी, रिसोर्सेज सब उसको जो है झोंक देती थी इसको कंप्लीट करने में। यहाँ पर एक छोटा सा जो है यूक्रेन का एग्जांपल है। यूक्रेन भी रशिया के अंदर जो है एक ऑटोनॉमस स्टेट था। उन्होंने कहा कि जो है यूक्रेन के कुछ इलाकों में, यूक्रेन जो है वीट के लिए बहुत फेमस रहा है, कि वहाँ पर जो है एक कम्यून सिस्टम स्टैब्लिश किया गया कि गांव के जो खेत थे उसको जो है मिक्स करके लगभग जो जितनी भी ज़मीनें थी उसको जो है 2 बड़े जो है जो फॉर्म्स थे उसको बेस बना करके एक पूरा कम्यून सिस्टम लॉन्च किया गया। इस पर जो है 13 फैमिली को बसाया गया, जिसमें कुल 70 लोग थे। सारे टूल्स सबके कॉमन थे। जो मेंबर्स थे वो एक साथ खाना खाते थे डाइनिंग हॉल में, और जो इनकम होती थी, जो भी प्रॉफिट होता था, वो सब में डिवाइड कर दिया जाता था कोऑपरेटिव कम्युनिज़म के तौर पर। जो पूरा सिस्टम था वो जो है मिलजुल करके काम करने पे था, और जो भी फैसिलिटीज़ थी सबको एक साथ दी जाती थी और एक जैसी दी जाती थी। तो ये जो है उनकी व्यूज़ थे कि गांव को क्या किया, आप सभी लोगों में एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारा काम एक साथ करना है, सारा खाना एक साथ खाना है, और सारी चीज़ों को इक्वली एक साथ शेयर करना है। सेंट्रलाइज प्लानिंग जो इन्होंने स्टार्ट की थी उसके कारण बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। 1929 से लेकर 33 मात्र 4 साल के भीतर जो है ऑयल, कोल, स्टील में 100% का इजाफा हुआ। मीन्स जो प्रोडक्शन था सीधा का सीधा डबल हो गया। कई फैक्ट्री सिटी बन गई, मतलब ऐसी जो है शहर बने जो सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए ही बसाए गए थे। लेकिन जो बहुत तेज़ जो कंस्ट्रक्शन था इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि जब होता क्या है कि जैसे हम लोग भी जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत तेज़ी से जब काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है। जैसे कि एक शहर है मैग्नेटोगोर्स्क, वहाँ पर एक स्टील की फैक्ट्री जो है मात्र 3 साल में बना दी गई। बना तो बहुत तेज़, लेकिन उसका असर ये हुआ कि 1 साल के भीतर ही वो 550 टाइम स्टॉप हुई।
365 दिन होता है और 550 बार स्टॉप हुई, मतलब हर दिन में लगभग 2 बार जो है वो फैक्ट्री बंद हो जाती थी। इतनी बढ़िया, जब बहुत कहते हैं ना जल्दी काम शैतान का, तो बहुत तेज़ी करने के चक्कर में उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी थी। तो एक साल में ये फैक्ट्री जो है 550 बार जो है बंद हुई। इसी तरह से जब जो क्वार्टर्स बनाए गए थे वो इस तरह से बनाए गए थे जिसमें टॉयलेट्स का इंतजाम उस तरह से था नहीं, और हालत ये थे -40 डिग्री के टेम्परेचर में लोगों को 4th फ्लोर से नीचे उतर करके सड़क को क्रॉस करके टॉयलेट करने जाना होता। सोच के देखो, इतनी ठंडी है, मतलब हम लोग नॉर्मल ठंडी में रहते हैं तो भी जो है ठंडी में बाहर निकलने का मन नहीं करता, आपको 4th फ्लोर से नीचे उतरना है, रोड क्रॉस करना है, फिर जाना है वॉशरूम के लिए। इमेजिन करो ठंडी में जो वॉशरूम कितना तेज़ लगता है और क्या हाल होता होगा, बट उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई। खैर, और भी ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कई अच्छे काम हुए। उन्होंने जो है एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम किया, मतलब हर एक को फ्री एजुकेशन दिया, चाहे फैक्ट्री वर्कर है, पीजेंट है। उस दौर के हिसाब से बड़ी बात थी कि सबके लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन। क्रैचे बनाए विमेन वर्कर्स के लिए कि जो भी विमेन वर्कर हैं, चूँकि उनके साथ बच्चे भी होते थे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो 1918 के टाइम ही जो है उन्होंने बच्चों के जहाँ कहीं फैक्ट्री होती थी वहाँ पर एक क्रैचे बनाए देते थे ताकि उनके बच्चे वहाँ खेलते कूदते रहें, बाकायदा उनकी देखभाल होती थी उन बच्चों की। तो ये बड़ी चीज़ थी। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को नॉमिनल रेट पे कर दिया कि कोई भी आदमी आकर के कितना भी बड़ा इलाज कराए, कोई जो है उसे कॉस्ट नहीं लगती थी या नॉमिनल सी कॉस्ट लगती थी। जो लिविंग कंडीशन क्वार्टर्स थे, सबके को जो है एक आइडियल क्वालिटी के क्वार्टर्स दिए गए। नो डाउट, देखो कुछ भी जब बड़े लेवल में बनता है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ रहती हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा था, बट काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अच्छी रही थी। तो सबको अच्छे क्वार्टर्स दिए, सबको जो है एक जैसी फैसिलिटीज़ दी, सबको ग्रो करने के अच्छे मौके दिए। तो ये जो है उनकी बड़ी अचीवमेंट्स थी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं कि बच्चे एक साथ जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक रशियन वर्कर्स है। यहाँ पर उनकी कैंटीन देखिए, कितने सारे लोग एक साथ वहाँ खाना खाते होंगे फैक्ट्री के डाइनिंग हॉल में। ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ ऑफ ए सोवियत चाइल्डहुड, अगेन एक बच्चे का व्यू है। एक और हमें बहुत अच्छा एस्पेक्ट दिख रहा है, दूसरी ओर एक दूसरा एस्पेक्ट है। उसमें जो है एक बच्चा है वी सोकोलोव, ये अपने दादा को लेटर लिखता है। उसमें क्या होता है कि मेरी फैमिली जो है बहुत बड़ी है और इसमें 4 बच्चे हैं। हमारे पिता जो है वर्कर्स की लड़ाई मतलब मज़दूरों की लड़ाई में जब मर गए थे, और मेरी माँ काफ़ी बीमार है। मैं काफ़ी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास कुछ पुराने जूते हैं जो कि बेहद फट चुके हैं और जो है कोई भी उसको पहनना नहीं चाहेगा। माँ जो है बहुत बीमार रहती है, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, और जो है हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो है मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं उसको पढ़ पाऊँ। पर यहाँ पर लेनिन जो है, मतलब देश के जो लीडर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब घर पे खाना ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। मुझे जो है काम करने जाना होगा फैक्ट्री के लिए, ताकि जो है लोग भूख से ना मरें। हे मेरे प्यारे ग्रैंडफादर, मैं सिर्फ 13 साल का हूँ और मेरे स्कोर अच्छे आते हैं, मैं सिर्फ क्लास 5 में हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता और जो है मुझे काम करना पड़ रहा। तो आप देख सकते हो, एक और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, सरकार की ओर से काफ़ी अच्छी कोशिशें हुई है। दूसरी ओर, अच्छा ये लेटर मॉस्को से लिखा गया, ये कैपिटल का हाल है। तो आप देख सकते हो कि चीज़ें एकदम से अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो कि बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, उसकी डेथ के बाद, लेनिन के डेथ के बाद जो है अगला जो लीडर आता है दैट वाज स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। सबसे ज़्यादा जो बदनाम था रशियन लीडर्स में वो जोसेफ स्टालिन था। एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस होता है स्टालिन का टाइम ही होता है। उसने जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसने ये देखा कि जो है रशिया में ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, ठीक है। उसने ये देखा कि अब जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए, चूँकि देखा कि लैंड तो हमारे बड़े बड़े हैं, लेकिन जो है प्रोडक्शन उस तरह से हो नहीं पा रहा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो है फूड प्राइसेस एकदम से फिक्स कर दिए, ठीक है, कि आपको एक फ़िक्स प्राइस पर ही सामान बेचना है, अनाज बेचना है, ताकि जो है लोगों को सस्ता अनाज मिले। कि अब दिक्कत ये थी कि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि साहब इस रेट पे तो हम नहीं बेचेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, उसने ये कहा कि जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ये गांव में अनाजों का बहुत ज़्यादा जमाखोरी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ताकि जो है फ्यूचर में भाव जब बढ़ेगा तो उसको बेचें। तो उसने इमीडिएट अपने ऑफिसर्स को भेजा और जा कर के जो है जो कुलक्स थे, कुलक्स मीन्स रिच
पीजेंट्स जिनके पास जो है जो ज़मीनें अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा बची हुई हैं, उन्होंने कहा इनकी सारी ज़मीनें छीनो और जो है इनको फोर्स करो कि ये अपना अनाज सस्ते रेट पे बेचें। ठीक है, उससे क्या, अब ये होता क्या है, जो किसान है वो नाराज़ होते हैं, उन्होंने क्या किया, सारा अनाज जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह से उसने एक चीज़ और महसूस की, कहा कि जो गांव में जो खेत हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। हर एक, चूँकि हुआ क्या था कि लैंड को डिवाइड किया और सबको, हर आदमी को थोड़ा थोड़ा ज़मीन बांट दिया। अब हुआ क्या, लैंड होल्डिंग्स बड़ी छोटी हो गई। अब होता क्या है, जब भी आप एक खेत बनाओगे, एक बड़े लैंड को आप जो है कई छोटे छोटे हिस्से में बांटोगे, तो आप देखोगे कि बीच बीच में काफ़ी सारी ज़मीनें जो है इन बाउंड्री में खर्च हो जाती है। जैसे अगर आपके पास एक बड़ा सा खेत है तो आपके पास बाउंड्री बहुत छोटी है, ठीक है, तो बीच में खेती करने के लिए काफ़ी ज़मीनें बच जाती है। दूसरी ओर अगर आपने खेत को जो है कई हिस्सों में बांट दिया तो काफ़ी सारी ज़मीनें जो है बाउंड्री में खर्च हो जाती है। तो उसने कहा कि साहब ये तरीका सही नहीं है खेती का, तो उसने सारे खेतों को फिर से एक बार मिक्स करा दिया। दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, उसने क्या कि सारे खेतों को एक साथ मिला दिया और लोगों को फोर्स किया कि आप सारे लोग एक साथ खेती करो। पूरे गांव का खेत एक साथ कर दिया और कहा सारे लोग मिलकर के एक साथ खेती करेंगे। सेकंड काम उसने ये किया, कहा कि जो आप खेती के लिए अब बड़ी बड़ी जो मशीनें चाहिए, अब छोटे किसान तो ख़रीद नहीं सकते, तो उसने कहा ये सारी मशीनें जो है सरकार खुद खरीद के आपको देगी। ठीक है, और जो है आपका काम सिर्फ खेती करना होगा और सारी चीज़ें जब बड़े पैमाने पर खरीदी जाएगी तो प्राइस सस्ती होगी। जैसे मान लो आप एक छोटे किसान हो, ठीक है, तो आपको सीड्स खरीदना है तो आप 10 किलो खरीदोगे, 20 किलो खरीदोगे, लेकिन जब सरकार को पूरे गांव के लिए खरीदना है तो एक साथ जो है 10 बोरी लेके आएगी, तो 10 बोरी आपको कभी भी सस्ता पड़ेगा। तो ये उसका प्लान था कि इससे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो है कॉस्ट प्राइस कम होगी। ठीक है, लेकिन हुआ उल्टा। होता क्या है कि जब सारा काम जो है मिलजुल करके होता है तो कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब ये होता है क्या, स्वच्छता अभियान शुरू होता है तो क्या किया जाता है कि लगभग जो पूरी क्लास को निकाल देते हैं कि अब आप आइए, ग्रास उठाइए या फिर जो भी जो है कचरा अगर फैला हुआ है उसको उठाइए। अब होता क्या है, कुछ बच्चे तो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बाकी उठा के आवारागर्दी करते हैं। सेम यहाँ पर भी यही होना शुरू होता है। जब ये कहा गया कि सारे लोग मिल करके काम करेंगे तो हुआ उल्टा, कुछ लोग तो काम कर रहे थे, बाकी सारे जो है इधर से उधर जो है काम चोरी और इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन ये हुआ, जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा गिर गया। ठीक है, जो कलेक्टिव फॉर्म्स थे उनके लिए जो टर्म आ रहा है कुलखोज, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अब आने लगे हैं। तो कलेक्टिव फॉर्म्स, कुलखोज। तो स्टार्टिंग दौर में उन्होंने कलेक्टिव लैंड स्टार्ट किए और जो है बोला कि कलेक्टिव खेती करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग दौर में लोगों ने इसको रेजिस्ट किया और अपने जानवरों को मार डाला। ठीक है, फसल ने बर्बाद कर दी और जो है प्रोडक्शन वैसे ही गिर गया। सीधी सी बात है, लोग काम करना नहीं चाहते थे। रिजल्ट ये हुआ 1929 से लेकर 31 तक 1/3 जो है कैटल्स ख़त्म हो गए, जानवर मर गए। और फिर जो है अच्छा, अब हुआ क्या, इस बात से जो है वो बहुत नाराज़ हुआ कि ये लोग हमारे बात मान नहीं रहे। तो उसने क्या किया, फोर्सफुली लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया, देश से बाहर निकालना शुरू किया, लोगों को दूसरी जगह बसाना शुरू किया। कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम इस गांव में रहोगे ही नहीं, भाग जाओ यहाँ से। कि लोगों ने साफ साफ कहा कि देखिए साहब, हम जो है आप बहुत रिच नहीं हैं और न ही हम सोशलिज़म के अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हम इस कलेक्टिव सिस्टम में काम नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है, आपका छोटा सा खेत रहेगा, आप अच्छे से मेहनत करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ताकि उससे जो कमाई हो वो आप ज़्यादा कमाई हो और आप ज़्यादा अर्न कर सको। लेकिन जब आपको पता है कि ये खेत सभी का है और सारे लोग कितना भी मेहनत कर लें आपको उतना ही अनाज मिलेगा, तो आप सीधी सी बात है आप कम काम करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है काम नहीं भी करेंगे तो भी उतनी सैलरी मिलेगी, काम करेंगे तो भी उतनी सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और जो है फसल बहुत बुरी तरह से बर्बाद होती है। तो कलेक्टिवाइजेशन के कोशिशों के बावजूद भी 1930 से लेकर 33 तक ज़बरदस्त फेमाइन आता है, जिसमें 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों की डेथ होती है। यू कैन इमेजिन कि रशिया जैसी पॉपुलेशन कंट्री में जहां आबादी बहुत कम रही है, उस ज़माने में 40 लाख लोगों की जो है मौत हो जाती है इस कलेक्टिवाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी आप चलो एक टॉपिक और देख लेते हैं। द ऑफिशियल व्यू ऑफ द अपोजिशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सरकार क्या सोचती थी? तो सरकार ने क्या सोचना ये था कि जो आप जानबूझ कलेक्टिवाइजेशन इसलिए फेल हुआ है कि जो लो लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है और उनके करप्शन के कारण जो है बातें जो है लोगों तक ठीक तरीके से पहुंची नहीं है।
ठीक है। और इसलिए जो है बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं वो अभी भी जो है विद्रोही किस्म के हैं और वो नहीं चाहते कि जो है सारी चीज़ें इक्वली शेयर हों। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि मास लेवल पे ऐसे लोगों को पनिश करना शुरू किया और लगभग 25,000 लोगों तक 1 फरवरी से लेके 15 मार्च के भीतर 25,000 लोगों को जेल में डाला गया। ठीक है, 656 को जो है फांसी दे दी गई, मार डाला गया। 3673 लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेबर कैंप में डाल दिया गया और 5580 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। आप सोच के देखो, मात्र जो है 1.5 महीने में इतने ज़्यादा लोगों को पनिश किया गया था। और ये सरकारी आंकड़े हैं, एक्चुअल में कितने पनिश हुए होंगे भगवान जाने, क्योंकि जो है इस तरह की जो इकनॉमी रही है उसमें जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दबाई जाती है। अगेन आप पार्टी के भीतर भी बहुत सारे लोगों को स्टालिन के काम करने के तरीके पसंद नहीं आ रहे थे, तो जिन जिन लोगों ने विरोध किया उन सारे लोगों को पकड़ पकड़ करके जो है मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। इवन कि जो ट्राटस्की थे उनको भी जो है बहुत टॉर्चर किया गया। वो बंदा जिसने जो है लियोन ट्राटस्की, याद रखिएगा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी और लेनिन का जो है खास सहयोगी था, उसको भी जो बहुत टॉर्चर किया गया था। तो इस तरह से जो है 1939 तक 20 लाख 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को लेबर कैंप या जेल में डाल दिया गया। मोस्ट ऑफ ऐसे थे जिनका कोई क्राइम नहीं था और सिर्फ जो है उनका यही एक विरोध था कि वो स्टालिन को पसंद नहीं करते थे या स्टालिन के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने बयान रखे, और इन सबको जेल में डाल दिया गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर जो है एक ऐसे पीजेंट्स का डिस्क्रिप्शन है जो कि कलेक्टिव फॉर्म पे काम नहीं करना चाहता था। उसका क्या कहना है ये देखते हैं। उसने कहा कि देखिए, मैं पैदाइशी एक किसान हूँ जो खेती करना चाहता है। हमारे घर में 6 लोग हैं, मेरी वाइफ जो है, मेरा एक बेटा है जो कि 16 साल का है, 2 बेटियां हैं जो कि स्कूल जाना चाहती है, मेरी बहन है। कहा कि जो है 1932 से हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स डाल दिया गया, लोकल अथॉरिटी ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इतना कि जो है हम उस टैक्स को पे नहीं कर पाए। हालत ये हो गई कि मेरा घोड़ा, गाय, जो काल्फ, शिप और उसके बच्चे जो है, इवन कि मेरे फर्नीचर और जो भी लकड़ी था वो सारा का सारा टैक्स देने में जो है खर्च हो गया। इसके बाद जो है मेरी 2 बिल्डिंगें जो बिक गई और फिर भी जो है जो कुलकोज था, जो कम्युनिटी का जो लैंड था, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसने इसको ख़रीद लिया। मेरे पास सिर्फ 2 झोपड़ियाँ बची, एक को मुझे बेच देना पड़ गया और दूसरे को उन्होंने छीन लिया। तो इस तरह से जो बड़े लैंड ओनर्स थे, ये उनकी कंडीशन थी। सोचो कॉमन लोगों को किस हद तक झेलना पड़ा। तो इस तरह से नहीं, सॉरी, ये चैप्टर ख़त्म ही हो रहा है तो ख़त्म ही कर देते हैं। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का बाकी दुनिया पे क्या असर हुआ, ये तो हुआ अंदर की कहानी। बाकी दुनिया जो है एक चमत्कारिक ढंग से देख रही थी। 2 तरह के लोग थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ थे वो बड़े नाराज़ थे, जो बड़े बड़े रिच लोग थे उनको लग रहा था कि अगर हमारे देश में भी जो है मज़दूर ऐसे हमला करने लगे और हमारी लैंड और जो है फैक्ट्रीज़ को सीज करने लगे तो क्या हो जाएगा। दूसरी ओर दुनिया भर के जो मज़दूर थे और किसान थे वो बड़े जो है चमत्कारिक ढंग से देख रहे थे कि जैसे एक जादू सा हो गया कि कैसे मज़दूरों की एक सरकार हो सकती है। और देखा देखिए दुनिया भर में जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनना शुरू होती है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इवन के इंडिया में, हर जगह जो है कम्युनिस्ट पार्टी बननी शुरू होती है। बोल्शेविकों ने भी इसको सपोर्ट किया और दुनिया भर में अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू किया। इवन कि उन्होंने जो है कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। उन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस से बनाने शुरू किए जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में बनाया। इसी तरह से कोमिंटेंग बनाया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, दुनिया भर की बोल्शेविक पार्टियों का एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया और लोगों को इनवाइट किया कि आप रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी में आइए और आकर के जो है ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे रेवोल्यूशन करना है। इंडिया से भी बहुत सारे लोग सीखने गए थे और जो इनके जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स थे उसका असर ये हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार तक रशिया दुनिया का सबसे पिछड़ा यूरोप का सबसे बैकवर्ड कंट्री था और सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते वो जो है सुपर पावर बन के सामने आया। और याद रखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो जो है बाईपोलर बनती है, एक साइड अमेरिका का गुट था, दूसरी ओर रशिया का था। तो नेचुरली रशिया इस टक्कर में आ गया था कि वो एक सुपर पावर हो चुका था और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तो उसके सामने काफ़ी फीके हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो नेचुरली ये जो है कहीं ना कहीं जो है उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और उसके लीडर्स की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण था। 1950s तक आते आते जो रशियन यूएसएसआर के जो आइडियाज़ हैं वो पूरी दुनिया भर में फैलने लगे थे और हर जगह जो है सोशलिस्ट मूवमेंट जो है
हर जगह पहुंच चुका था, एक बैकवर्ड कंट्री सुपर पावर हो चुका था, और इसके कारण जो है दुनिया भर के जो देश थे, खासकर जो एशियन, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थे, वहाँ पर इन्होंने खुल करके कहा कि आप अपना जो है नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कीजिए और हम आपको खुला सपोर्ट देंगे। इवन कि इंडियन लीडर्स को भी उन्होंने कहा था कि आप फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे 1950s में दुनिया भर में जो है बहुत सारे कंट्रीज़ को आज़ाद किया, उसके पीछे भी जो है रशिया का प्रेशर ही था, क्योंकि रशिया ने खुल करके कहा कि अगर ये देश आज़ाद नहीं होते हैं तो हम अपनी आर्मी और के साथ जो है इनकी हेल्प करने को रेडी हैं। उनके जो इंडस्ट्रीज़ थे, एग्रीकल्चर थे, वो काफ़ी किसी ज़माने में गरीब हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी अच्छे हो गए थे। टेक्नोलॉजीज़ उनकी इम्प्रूव हुई थी, और जो है रशिया की जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। राइटिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडियन लोग क्या सोचते थे? इंडिया में रशिया के प्रति गजब पैशन आया था, दुनिया भर में आया था, इंडियंस भी काफ़ी अच्छा सोच रहे थे। कई सारी किताबें लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एस. अवस्थी, जिनकी जो किताब थी रशियन कई सारे लीडर्स थे जो कि इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। आर.एस. अवस्थी की कुछ किताबें हैं, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड थॉट, द रेड रेवोल्यूशन। ऐसे ही एच.डी. विद्यालंकार, जिनकी बुक थी रीबर्थ ऑफ रशिया, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कई सारी रशियन रेवोल्यूशन पे किताबें लिखी गई। दो और व्यूज़ आते हैं। पहला व्यूज़ है जवाहरलाल नेहरू का। उसने कहा कि नेहरू क्या लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये देखा यूरोपियन जो है एशियन से खुल करके मिल रहे हैं, और रशिया जो है, रशियन लोग जो हैं यूरोपियन थे, लेकिन उन्हें एशियन लोगों से मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो है लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने जो है फ्रीडम को ट्रू लाइट में देखा, असली रोशनी में देखा। कहा कि यहाँ पर गरीबी है और दूसरी जो है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है और जो फियरलेसनेस दिखती है। यहाँ पर जो है मैनकाइंड का ब्रदरहुड हर जगह दिख रहा है, और जो है हर तरह के नेशनलिस्ट, लगभग 50 अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लेकिन उनके भीतर जो है किसी भी तरह का कास्ट या रिलीजन का बैरियर नहीं है, और वो सारे लोग खुल करके मिल रहे हैं। यह एक शानदार सी ज़िंदगी है जहाँ पर हर कोई जो है एक बड़ा ऑरेटर बना बैठा है, कि कोई वर्कर, कोई किसान, कोई भी सोल्जर जो है यहाँ एक प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह भाषण देता है, और जो है सभी बड़े अपने सिचुएशन से बड़े खुश हैं। तो ये शौकत उस्मानी का स्टेटमेंट है, मैंने गलती से जो है जवाहरलाल नेहरू बोल दिया था। ये एक इंडियन लीडर ही थे जो कि जो है रशिया के बारे में बताते हैं कि रशिया में किस हद तक लोग जो है खुश हैं। रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि मॉस्को जो है यूरोप के बाकी शहरों की तुलना में थोड़ा कम साफ दिखता है। यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने के चक्कर में नहीं है, लेकिन यह शहर जो है वर्कर्स को बिलोंग करता है, और यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा जेंटलमैन बनने के चक्कर में नहीं हैं। वो लोग जो कि बहुत गरीब थे, बैकवर्ड थे, वो अचानक से यहाँ पर जो है फॉरवर्ड हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर पीजेंट्स और अपने इंडिया के पीजेंट्स और वर्कर्स की कंडीशन में सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन में हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो रशिया के पीजेंट्स और वर्कर हैं वो काफ़ी प्रीमियर कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में आ चुके हैं। बोला ऐसा लगता है जैसे अरेबियन नाइट्स का जीनी, अलादीन का जीनी, आपने जो है कई सारी कहानियों में देखा होगा कि किस तरह से जादू से वो पूरी दुनिया को बदल देता है। बोला मुझे ऐसा लगता है जैसे जो है अलादीन के जीनी ने जो है यहाँ की पूरी लाइफ को बदल के रखा है, कि अचानक से जो मज़दूर था वो मालिक हो गया, और जो मालिक जो है मज़दूर हो गया। कहा कि 1 दशक पहले, 10 साल पहले जो है यहाँ पर काफ़ी जो है अशिक्षा थी, बेचारगी थी, गरीबी थी, भूख लोग भूखे रहते थे। लेकिन आज जो है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। काश मेरा देश भी जो है इस तरह का हो जाए, इंडिया भी जो है इस तरह का हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडियन लीडर्स भी जो है इन रशियन रेवोल्यूशन के प्रति कितने ज़्यादा अच्छी नज़रों से देख रहे थे। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन